गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आज मैं आपको पाठ गलता लोहा, जिसको शेखर जोशी ने लिखा है, इसकी आगे की विषय वस्तु की ओर ले जाऊंगी। अब तक आपने देखा कि किस तरह से मोहन, जो कि एक सवर्ण बच्चा है, ऊंची जाति का बच्चा है, वो पाठशाला में मास्टर द्वारा भी बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और उसके माता पिता को भी उससे बड़ी आशाएं हैं कि ये बच्चा बड़े होकर के बहुत कुछ करेगा। किस तरह से आप देखते हो कि इसके माता पिता इसको बहुत ही कठिनाइयों के साथ पढ़ाते हैं और एक आशा बांध लेते हैं कि ये बच्चा आगे बहुत कुछ करने वाला है। मास्टर जी को भी इससे आशाएं हैं। इसके विपरीत जो धनराम है, लोहार का बेटा है, उसको एक नेगेटिव मोटिवेशन मिलता है। मास्टर जी भी उसको यही कह देते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है। पढ़ा ना सुनाने पर उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब लज्जित करते हैं और साथ में मोहन को इतनी फ्रीडम दी हुई है कि वो उनके बिहाफ पर बच्चों को डांटता भी है, सज़ा भी देता है। तो शुरू से ही ये बात मोहन के मन में भी बैठ गई है कि वो तो सवर्ण है, पढ़ाई में अच्छा है, आगे जाके बहुत कुछ अच्छा उसको एक करियर मिलेगा। इधर क्या होता है, इधर जो धनराम है वो अपने पिता से लोहार की शिक्षा लेता है, लोहारी की, और उनकी मृत्यु के बाद अपना जो लोहार का जो उनका काम होता है उसको ही पकड़ लेता है और करने लग जाता है। इधर मोहन, इसके पिता को जब लगता है कि फर्दर स्टडी के लिए इसको यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, दिक्कत हो रही है, तो एक रिश्तेदार के यहाँ इसको बोल दिया जाता है कि तुम वहाँ पर जाना और वहाँ जा कर के पढ़ना। वो रिश्तेदार जो हैं वो इनको अपने साथ ले जाते हैं। अब हम दिखाते हैं कि क्या व्यवहार इनके साथ किया गया है, जिससे न केवल इनको आत्मग्लानि मिली है बल्कि इनको बहुत ज़्यादा निराशा भी हाथ लगी है। देखिए क्या होता है कि जो रमेश है, जो रिश्तेदार है, मोहन के पिता को लगता है कि कोई भगवान मिल गए, अब ये इनको ले जाएंगे, मेरे बच्चे को वहाँ ले जा कर के कितना पढ़ाएंगे, जाने क्या बन जाएगा ये, है ना। लेकिन वो बंदा इनको अपने साथ ले जा कर के एक घरेलू नौकर की तरह से इनसे काम कराता है। रख लिया, ये ला दो, वो ला दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, ठीक है। अब ये बच्चा इसलिए तो गया नहीं था कि उसको नौकर बनाया जाए। अब एक तो काम का बोझ, दूसरे नया वातावरण, ना वहाँ पर पिता, ना वहाँ पर माता, और किसी इंसान को, किसी बच्चे को ले जाओ पढ़ाने के लिए और पढ़ाने के नाम पर उससे मजदूरी कराओ, अपने घर का काम कराओ, तो ये बड़ा डिप्रेस हो गया, बड़ा अवसादित हो गया। इसको बड़ा मन में ग्लानि लगने लगी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया, है ना। अब जब इसने ज़्यादा वहाँ पर क्या कहा होगा कि भाई मैं तो यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा गया हूँ, तब क्या किया गया, रमेश ने क्या काम किया कि ऐसी जो पास पड़ोस के स्कूल होते हैं ना छोटे मोटे, उसमें इसको एडमिशन करा दिया। अब ऐसे ही छोटे से स्कूल में जहाँ ना कोई इसको जानता था, ना कोई माहौल था, वहाँ पर इसने कोई बहुत ज़्यादा अपना नाम नहीं बना पाया। जैसे मैंने बताया है कि पहले वाले स्कूल में इसका एक दबदबा था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। गर्मी की छुट्टी हुई, तब जब भी अपने घर ये जाता था मोहन, तो रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता, उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता था, ठीक है। गर्मी की छुट्टी में भी मोहन को अपने गांव जाने को नहीं मिलता था, क्योंकि रमेश को ये चिंता रहती थी कि अगर ये गर्मी की छुट्टी में भी अपने गांव चला गया तो फिर मेरा काम कौन करेगा। तो उसको बोल देते थे कि तुम यहीं रहो और तुम अगली क्लास की तैयारी करो। तो इस तरह से देखो बेटा, पढ़ाई के नाम पर इस मोहन के साथ कितना जो है अत्याचार हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये अपने घर पर भी कुछ बता नहीं पाता है, क्योंकि सोचता है कि अगर मैं घर पर ये सारी बात बता दूंगा तो मेरे माता पिता को बहुत कष्ट होगा। अब जब इसने 8वीं कक्षा पास कर ली तो जो रमेश की फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि इसको अब 8वीं के आगे पढ़ाया जाए। ऐसे बोल दिया जाता था कि अरे बेरोजगारी है ना,
कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, और इसको एक टेक्निकल स्कूल में जहाँ ये कोई तकनीकी सिखाई जाती है उसमें इसका एडमिशन करा दिया। अब बेचारा पहले की तरह से स्कूल के काम में भी व्यस्त रहता था और उनके घर का भी काम करता था। 1.5-2 साल जब बीत गए तो क्या हुआ, उसे कारखानों में चक्कर काटने पड़े नौकरी के लिए। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। भाई पिता को तो नहीं मालूम था कि ये बच्चा जो है वहाँ पर क्या काम कर रहा है। अब वास्तविकता का जब उन्हें देर सवेर पता लगा तो उन्हें इस बात का बहुत गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा कि मोहन तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। धनराम पूछा करता था कभी कि मोहन का क्या चल रहा है, तो उसके पेरेंट्स यही बोल दिया करते थे कि वो तो बड़ा अफसर बन गया है, वहाँ पर पढ़ रहा है ना। अब इस तरह से एक धोखे का जीवन वो बेचारा जीने लगा। ठीक है, अब मैंने जैसा बताया था कहानी में दिखाते हैं कि ये मोहन धनराम के यहाँ गया है किसी चीज़ को गोल करवाने के लिए। धनराम ने हसुए का जो फाल होता है उसको पेंट से निकाल कर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में उठते बैठते नहीं थे। वही जातिगत विषमताएं। मैंने बताया है कि जब ये मोहन अपने गांव आता है तो अपने किसी औजार को सही कराने के लिए अपने उसी बाल मित्र धनराम के पास जाता है और वहाँ जा कर के वो, चूँकि था ही पुराना मित्र, बैठ जाता है। उसके दूर से देखता है, बैठ कर के देखता है कैसे जो है इसका काम किया जा रहा है। अब इसी ड्यूरेशन में क्या है, वो अपनी पुरानी बातें भी करते जा रहे हैं, स्कूल की बातें, मास्टर की बातें भी कर रहे हैं, पिछली बातें याद कर रहे हैं सारी। अब उसको, धनराम को भी थोड़ा सा अजीब लगा कि मोहन है तो ब्राह्मण और नीची टोले में बैठ कर के ये कैसे काम कर रहा है, पर मोहन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो लगातार वाच करता रहा धनराम को उसका काम करते हुए। ठीक है, लोहा क्या करता था, वो लोहे की जो मोटी छड़ थी उसको भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु क्या हो रहा था कि वो जो छड़ थी वो निहाई पर ठीक तरीके से फंस नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोल रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच, धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के जो छल्ले थे उनकी त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। देखिए क्या हुआ, बहुत छोटा सा आखिर का दृश्य है कि बातें करते करते पुरानी मोहन ने धनराम को उस छड़ को गोल करते हुए देखा, प्रयास कर रहा था और वो कर नहीं पा रहा था। तो मोहन से नहीं रहा गया, उसने अपनी टेक्निकल बुद्धि का प्रयोग किया और उसने, चूँकि आप जानते ही हो वो बुद्धिमान था और शुरू से ही उसमें प्रतिभाशाली था, वो उसने देख लिया, ऑब्ज़र्व कर लिया इतनी देर में कि किस तरीके से, किन मिस्टेक से ये लोहे की छड़ गोल नहीं हो पा रही है, और उसने तुरंत उठा करके उस छड़ी को अपने सही से फिट कर कर आके अपने तौर तरीक़ों से उसको लोहे की चोट मार मार के गोल कर लिया। और जब जो काम धनराम से नहीं हो पा रहा था वो मोहन से हो गया, तो धनराम भी बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ये तो लोहार नहीं है, और लोहार ना होते हुए भी इसने मेरे इस काम को टेक्निकली कितने अच्छी तरीके से कर लिया। और थोड़ा सा घबराया हुआ भी था कि ये पंडित का बच्चा होने के साथ साथ ही क्या कर रहा है। लेकिन कहानी में दिखाते हैं कि मोहन को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसको यहाँ कौन बैठे हुए देख रहा है, या वो छोटा काम कर रहा है या वो बड़ा काम कर रहा है। बस उसके मन में जो एक खुशी थी, एक मन में उसके एक उमंग थी, वो क्या थी, जैसे कि कोई इंसान नया इन्वेंशन करके पाता है जिस खुशी को, तो एक सर्जक माने सर्जना करने वाला, बनाने वाला, कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, एक ऐसी चमक उसकी आंखों में थी। और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। लेखक ने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, छोड़ दिया इस बात को यहीं कि अब आप इसके अर्थ को निकालते रहिए। तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि गलता लोहा, कि लोहे को जब गर्म किया जाता है तो एक नया आकार ले लेता है। इसी तरह से मोहन ने अपने उन संस्कारों को, उन सोचों को एक नया आकार दिया जिसमें ये कहा जाता है कि आप
बड़े कुल के हैं, आप बड़ी शिक्षा प्राप्त करे हैं, आपको कोई छोटा काम नहीं करना है, आप बड़े ही काम के लिए बने हैं। तो मोहन ने अंततः इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया, काट दिया और उसने एक नई सोच, एक नई धारणा का अपने अंदर उद्गम हुआ उसके अंदर कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इंसान को काम करना चाहिए हर काम में। मतलब एक बुद्धिजीवी आदमी चाहे वो कितनी ही बड़ी ट्रेनिंग किए हुए हो, ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है कि वो कोई छोटा काम नहीं कर सकता। तो उसने इस बड़े छोटे और सवर्ण अवर्ण इन सब भेदों को मिटा दिया और अपने अंदर के जो पुराने संस्कार थे उनको एक नया आकार, एक नया रूप दे दिया।